नमस्कार। आज हम लॉस एंजलिस के एक ऐसे अनसुलझे रहस्य की तह तक जाने की कोशिश कर रहे हैं जिसने दशकों से लोगों को हैरान किया हुआ है। 1947 की ब्लैक डाहलिया हत्या। हाँ, बिल्कुल। ये एक ऐसा केस है जिसके बारे में आज भी बात होती है। कहानी शुरू होती है 15 जनवरी 1947 की सुबह। एक माँ अपनी बेटी के साथ टहल रही थी हाँ, और उसे एक खाली जमीन पर कुछ दिखा। पहले तो लगा कि जैसे कोई दुकान का पुतला पड़ा हो, बिल्कुल सफेद, स्थिर। लेकिन वो पुतला नहीं था। पास जाने पर जो दिखा वो बहुत भयानक था। वो एक महिला का शव था। और सिर्फ शव नहीं, उसे बड़ी बेरहमी से कमर से 2 हिस्सों में काट दिया गया था। हाँ, और जो बात इसे और भी ज्यादा अजीब बनाती है, शरीर पर इतने गहरे जख्म थे, लेकिन घटनास्थल पर जहां शव मिला, वहां खून की एक बूंद तक नहीं थी। एक बूंद भी नहीं। ये कैसे मुमकिन है? यही तो रहस्य है। ऐसा लगता था मानो हत्यारे ने शव को कहीं और मारा हो, उसे अच्छी तरह साफ किया हो। और फिर लाके उस खाली प्लॉट में रख दिया हो, सबूत मिटाने के लिए। बिल्कुल। पोस्टमार्टम से पता चला कि मौत सिर पे लगी चोटों और फिर खून बहने से हुई थी। ये जो शरीर को काटा गया था, वो मौत के बाद किया गया था। बाप रे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर 22 साल की इस लड़की एलिजाबेथ शॉर्ट के साथ ऐसा किसने किया और क्यों? यही गुत्थी है जो आज तक नहीं सुलझी। अच्छा, तो पुलिस ने पहचान कैसे की? ये भी सुनने में आया है कि उस जमाने की किसी खास तकनीक का इस्तेमाल हुआ था। हाँ, ये दिलचस्प है। पुलिस ने फिंगरप्रिंट्स लिए और तब एक नई मशीन आई थी जिसे साउंड फोटो कहते थे। साउंड फोटो, फैक्स मशीन की तरह कुछ? हाँ, बिल्कुल वैसी ही। शुरुआती फैक्स मशीन कह सकते हैं। उसका इस्तेमाल करके प्रिंट्स वॉशिंगटन डीसी भेजे गए। एफबीआई के पास शॉर्ट के प्रिंट्स पहले से थे। पहले से? क्यों? कुछ छोटे-मोटे पुराने मामलों की वजह से। अच्छा। तो पहचान जल्दी हो गई कि ये मैसाचुसेट्स की एलिजाबेथ शॉर्ट है, जो हॉलीवुड में एक्ट्रेस बनने का सपना लेकर आई थी। और यहीं से मीडिया का रोल शुरू होता है ना? वो ब्लैक डाहेलिया नाम, ये कहाँ से आया? हाँ, ये नाम मीडिया ने ही दिया था। ऐसा कहा जाता है कि शॉर्ट को काले कपड़े पहनना पसंद था। अच्छा। और उसी दौरान 1946 में एक फिल्म आई थी, द ब्लू डहालिया। हाँ। तो अखबारों ने इन दोनों बातों को मिलाकर उसे ब्लैक डहालिया कहना शुरू कर दिया। और ये नाम एकदम से चिपक गया, केस की पहचान बन गया। बिल्कुल। और इसने केस को सनसनीखेज बना दिया। हाँ। शायद जांच पर भी इसका असर पड़ा हो। जांच में एक और बहुत ही अजीब मोड़ आया था जब हत्यारे ने खुद एक तरह से पुलिस से संपर्क साधा। वो लिफाफे वाली बात। हाँ, वो बहुत डरावना था। हत्या के कुछ दिन बाद लॉस एंजलिस एग्जामिनर अखबार के दफ्तर में एक लिफाफा पहुंचा। और उसका पता अखबारों से काटे गए अक्षरों को चिपकाकर बनाया गया था, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं। बाप रे। और अंदर क्या था? अंदर एलिजाबेथ शॉर्ट के निजी सामान थे। उसका जन्म प्रमाण पत्र, सोशल सिक्योरिटी कार्ड, कुछ तस्वीरें और एक एड्रेस बुक। एड्रेस बुक? हाँ। और सबसे खास बात, ये सारी चीजें गैसोलीन से पोंछी हुई थीं, ठीक वैसे ही जैसे शॉर्ट के शरीर को साफ किया गया था। ये तो सीधा सीधा हत्यारे का संदेश था कि देखो ये मैंने किया है। उस एड्रेस बुक का क्या हुआ? उसमें कितने नाम थे? उसमें करीब 75 पुरुषों के नाम थे। 75? तो पुलिस ने उन सबसे पूछताछ की होगी। हाँ, बिल्कुल। लेकिन ज्यादातर लोगों ने कहा कि वो शॉर्ट को बस थोड़ा बहुत जानते थे, कोई गहरा रिश्ता नहीं था। और शरीर को जिस सफाई से काटा गया था, उससे हत्यारे के बारे में कोई अंदाजा लगा? पुलिस को शक हुआ कि हत्यारा शायद मेडिकल फील्ड से हो सकता है, कोई सर्जन या शायद कसाई, क्योंकि जिस सटीकता से काटा गया था वो आम इंसान का काम नहीं लगता था। तो क्या मेडिकल स्कूलों या अस्पतालों की तरफ जांच गई? हाँ, पास के मेडिकल स्कूल की भी जांच हुई, लेकिन कुछ ठोस हाथ नहीं लगा। कई लोगों ने तो झूठे कबूलनामे भी किए, जिससे पुलिस का काम और बढ़ गया। रॉबर्ट रेडमैनले का भी नाम आता है। वो आखिरी शख्स था जिसने शॉर्ट को जिंदा देखा था शायद। हाँ, मैनले ने उसे होटल छोड़ा था। उससे बहुत पूछताछ हुई, लेकिन उसके पास पक्के सबूत थे कि वो शामिल नहीं है, तो उसे छोड़ना पड़ा। तो इतने सारे सुराग, इतने सारे लोग, फिर भी केस ठंडा पड़ गया। इतने सालों बाद भी ये अनसुलझा क्यों है? क्या वजह हो सकती हैं? यही तो मिलियन डॉलर सवाल है। देखिए, कई कारण हो सकते हैं। एक तो उस समय की फोरेंसिक तकनीक आज जैसी नहीं थी। सही बात है, डीएनए वगैरह तो था नहीं। बिल्कुल। दूसरे, शुरुआती जांच में कुछ गलतियां हुई हों, ये भी मुमकिन है। या फिर हत्यारा वाकई बहुत ज्यादा चालाक था, जिसने कोई सबूत ही नहीं छोड़ा। और ये जो थियरीज हैं, क्लीवलैंड टोर्सो मर्डर से जुड़ने वाली या जीन फ्रेंच की हत्या, हाँ, कुछ समानताएं देखी गई हैं।
क्लीवलैंड में भी कुछ साल पहले इसी तरह शरीर के टुकड़े करने वाली हत्याएं हुई थीं। और जीन फ्रेंच की हत्या तो लॉस एंजलिस में ही कुछ हफ्तों बाद हुई थी। उसमें भी कुछ पैटर्न मिलते जुलते थे, पर कोई पुख्ता लिंक साबित नहीं हो पाया। और एक थ्योरी पुलिस पर भी उंगली उठाती है, लेस्ली डिलन वाले मामले के बाद। हाँ, लेस्ली डिलन एक संदिग्ध था, लेकिन उससे पूछताछ में कुछ गड़बड़ियां हुई, जिसके बाद पुलिस पर लीपापोती के आरोप लगे, पर ये भी सिर्फ आरोप ही रहे। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली थियरी तो शायद वो है जो एक पूर्व LAPD डिटेक्टिव स्टीव होडेल ने दी है। अपने ही पिता के बारे में। हाँ, वो बहुत चर्चित हुई। स्टीव होडेल का मानना है कि उनके पिता डॉक्टर जॉर्ज होडेल ही ब्लैक डायलिया के कातिल थे। एक डॉक्टर ये उस मेडिकल कनेक्शन वाली थियरी से मिलता है। बिल्कुल। स्टीव ने कई सबूत भी पेश किए, जैसे उनके पिता का सर्जिकल ज्ञान, एलिजाबेथ शॉर्ट से उनकी कथित जान पहचान थी, ऐसा स्टीव का दावा है। उन्होंने कुछ वायर टैप रिकॉर्डिंग्स का भी हवाला दिया, जिसमें उनके पिता संदिग्ध बातें कह रहे हैं, जैसे मान लो मैंने ही ब्लैक डायलिया को मारा हो। क्या सच में? हाँ, रिकॉर्डिंग में ऐसा कुछ है। फिर पिता के सामान में मिली एक तस्वीर जो शॉर्ट जैसी दिखती थी, लिखावट का मिलान और सीमेंट की बोरियों की रसीदें जो अपराध स्थल के पास मिली खाली बोरी से मिलती थी। ये तो काफी सारे पॉइंट्स हैं। तो फिर पुलिस ने इस पे एक्शन क्यों नहीं लिया? यही बात है, ये सारे सबूत परिस्थितिजन्य है, मतलब कोई डायरेक्ट प्रूफ नहीं। दूसरे जांचकर्ताओं ने स्टीव होडेल के दावों पर सवाल उठाए हैं और LAPD ने आधिकारिक तौर पर जॉर्ज होडेल को कभी संदिग्ध नहीं माना, ना ही केस को दोबारा खोला। तो ये थ्योरी भी एक तरह से हवा में ही है। हाँ, एक अनसुलझी पहेली की तरह। इस पूरे केस ने यकीनन कल्पना को बहुत हवा दी है। किताबें लिखी गईं, फिल्में बनी। जेम्स एलरॉय का नॉवल द ब्लैक डालिया तो बहुत फेमस हुआ। बिल्कुल। इस केस में एक अजीब सा खिंचाव है, शायद इसलिए कि ये सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है, ये उस दौर के लॉस एंजलिस की कहानी भी कहती है। मतलब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था, हॉलीवुड अपने सुनहरे दौर में था, हर कोई स्टार बनने का सपना देख रहा था। एलिजाबेथ शॉर्ट भी उन्हीं में से एक थी। उसकी कहानी उस समय के संघर्ष को दिखाती है। हाँ, और जैसा कि क्राइम टूर गाइड किम कूपर कहती हैं, ये उस वक्त के हाउसिंग संकट को भी दर्शाती है, रहने की जगह की कमी। सही कहा। और विडंबना देखिए, हम एलिजाबेथ शॉर्ट को उसके सपनों या उसकी जिंदगी के लिए कम और उसकी इतनी भयानक मौत के लिए ज्यादा जानते हैं। तो लगभग क्या कहेंगे, 78 साल बाद भी ब्लैक डायलिया का केस एक अनसुलझा रहस्य है। एक भयानक खोज से शुरू होकर मीडिया के जुनून, एक पहेली जैसे कातिल और अनगिनत थ्योरीज तक, ये कहानी आज भी हमें जकड़े हुए हैं। और ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या एलिजाबेथ शॉर्ट की मौत का सच हमेशा के लिए वक्त की धूल में खो गया है, या फिर कहीं कोई ऐसा छोटा सा सुराग अब भी दबा पड़ा है जो एक दिन इस पूरी तस्वीर को साफ कर दे। कौन जाने।